नमस्कार बच्चों। अगले वीडियो में हमने देखा कक्षा 9 और 10 में समास। जो हमारे समास बाकी रह गए थे, हमारा समास का पार्ट 3 समास यानी कि क्या, समास क्या है, तो हमने अगले 2 वीडियो में देखा पार्ट 1 और 2 में, दोनों में कि सम प्लस आस बराबर समास। सम यानी कि समीप, आस यानी कि रचना करना या तो पास बैठना, उसको समास कहा जाता है। अब बात करेंगे हम अव्ययी भाव समास की। हमने तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, मध्यम पद लोपी समास देखे, द्विगु समास। अब हमें बात करनी है अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास क्या है, कब होता है अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो प्रायः अव्ययी होता है, ठीक है, और उस शब्द में कोई व्यय या परिवर्तन नहीं होता है। जिस समास में हमने तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और मध्यम पद लोपी समास जब देखे थे, तो प्रायः उसका जो भी पूर्व पद और उत्तर पद, समास के 2 पद है, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, और ये पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में कहीं ना कहीं कोई भी बात का जब हम जिक्र करें तो उस बात में शायद कभी भी कोई परिवर्तन आ जाता है, पूर्व पद में से उत्तर पद में जाने तक, ठीक है, या तो उत्तर पद में से पूर्व पद आने पर शब्द जब जुड़ कर हम जोड़ लेते हैं या तो जुड़ जाते हैं, तब उस शब्द में कोई परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अव्ययी भाव परिवर्तन में प्रायः पहला पद जो होता है वो अव्ययी होता है और दूसरा पद जो होता है, यानी कि जो शब्द हमारा वाक्य पूरा दिया गया है उसमें कोई भी व्यय नहीं है या तो कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। लेकिन हिंदी संज्ञा में एक और भी बात है समास में कि जब हिंदी संज्ञा होती है, जब हमारी हिंदी में संज्ञा के प्रकार हमने देखे थे, संज्ञा क्या होती है वो हमने देखा था हमारे अगले व्याकरण के वीडियो में। तो हिंदी संज्ञा में जब द्विरुक्त होने पर, तो द्विरुक्त क्या होता है, तो द्वि यानी कि दूसरा, रुक्त यानी कि उसी ही बात का फिर पुनः बात करना, ठीक है, दिन दिन ऐसा हम कहे तो एक दिन यानी कि द्वि, द्वि यानी कि 2 बार, उसी ही बात को 2 बार हमको दोहराना, रुक्त यानी कि उसका दोबारा हमें बोलना, ठीक है। तो द्विरुक्त होने पर जब दिन दिन, रोम रोम, प्रत्येक दिन ऐसा हम कहते हैं, तो द्विरुक्त होने पर संज्ञा साथ में है कि संज्ञा के द्विरुक्त होने पर भी अव्ययी भाव समास कहा जाता है। संज्ञा कब आएगी समास में और द्विरुक्त उसका कब होगा वो हम उदाहरण में देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि हिंदी संज्ञा में द्विरुक्त आने पर भी अव्ययी समास होते हैं या तो उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे अब हमें देखना है कि समास का जब लोप करना होता है जिस वाक्य का अव्ययी भाव समास में, तब यथा, आ, प्रति और अनु शब्द के उपयोग पर हम अव्ययी भाव समास का लोप या तो विग्रह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी संज्ञा के द्विरुक्त होने पर, जब अभी मैंने कहा कि संज्ञा के द्विरुक्त होने पर, ठीक है, तो द्विरुक्त यानी कि दोबारा उसका ही बोलना, ठीक है, दोबारा उसकी ही बात को दोहराना या तो बोलना। तो पहले इस हिंदी संज्ञा में कोई अव्ययी भाव समास आता है तो कैसे, द्विरुक्त होने पर तो रोम रोम, प्रत्येक रोम, ठीक है, प्रत्येक रोम,
दिन दिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन ही हम ऐसा काम करते हैं, प्रत्येक दिन हम ऐसा ही काम करते हैं, ऐसा हम उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यही भाव समास ये बना रोम रोम यानी कि प्रत्येक रोम, दिन दिन यानी कि प्रत्येक दिन। अब हमें देखना है यथा, आ, प्रति और अनु के उदाहरण द्वारा अव्ययी भाव समास कहाँ होता है, कब उसको लोप या तो उसका व्यय होता है। तो आमरण, मरण तक, ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है प्रायः पहला पद और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, पहले ही कहा था कि इस पूरे वाक्य में कोई भी परिवर्तन जब नहीं होता, रोम रोम, प्रत्येक रोम, दिन दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो अब उदाहरण है मरण, आमरण यानी कि मरण तक। यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा शब्द आ गया इसमें, हाँ, तो यथा विधि, विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रति शब्द। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अव्ययी भाव समास जो है उसमें पहला पद हमेशा अव्ययी होता है और उस पद में व्यय या परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो आमरण यानी कि मरण तक, प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रति वर्ष, यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार, अनुशब्द आ गया। ठीक है, अब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण यानी कि आ शब्द हमारा आ गया। अथवा तो ये शब्द इस उदाहरण में तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन कभी भी आपको अव्ययी भाव समास की व्याख्या या तो उसके प्रकार के वाक्य दिए जाए तो इन शब्दों को याद रखना, यथा, विधि, प्रति, अनु और आ शब्द के द्वारा अव्ययी भाव समास होता है। और याद रखना कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रायः कैसा होता है, अव्ययी होता है और उसमें कोई परिवर्तन या व्यय कभी नहीं होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अब हमें देखना है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, किसका लोप करना होता है, वो बहुव्रीहि समास कब होता है। तो इस समास में दोनों ही पद गौण होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। हमने तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास देखे थे अगले वीडियो में, और हमने मध्यम पद लोपी समास देखा था, उसमें प्रायः पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद कैसे होते हैं, गौण होते हैं। इसमें कोई भी प्रधान पद दिया गया है उसमें नहीं होता है, कोई अन्य पद ही उसका प्रधान होता है, या तो दोनों भिन्न किसी, दोनों ही पद जो होते हैं, दोनों पद, वो दोनों ही पद किसी भी संज्ञा की, संज्ञा हमारी अव्ययी भाव समास में भी आई और बहुव्रीहि समास में भी आती है। लेकिन बहुव्रीहि समास में हमको क्या करना है, तो प्रायः इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, या तो संज्ञा की विशेषता सूचित करता है। दोनों ही पद कैसे है, गौण है, और अन्य जो पद है उसकी प्रधानता क्या है, तो वो संज्ञा की ओर संकेत करता है, तब बहुव्रीहि समास होता है, या तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो बहुव्रीहि समास में फिर से एक बार उसकी परिभाषा बोल देती हूँ कि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, और अपने पदों से ही भिन्न किसी भी संज्ञा की विशेषता सूचित करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो बहुव्रीहि समास में क्या है, तो कि दोनों ही पद गौण है और किसी अन्य पद की ओर हमें संकेत, इशारा करता है और संज्ञा की ओर इशारा करता है, तब बहुव्रीहि समास होता है। तो पहला उदाहरण मैंने लिया है मेघनाथ। मेघों का जो नाथ है,
वह। तो अब आप देखते हैं कि मेघों का नाथ कौन है। इस बार हमने सिर्फ बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसके दोनों पद हमें गौण है, ठीक है, कोई अन्य पद हमारी संज्ञा भी दर्शाता है और दोनों पद गौण होते हुए तीसरे किसी अन्य पद को ही प्रधानता देते हो, वो बहुव्रीहि समास होता है। तो मेघनाथ, ठीक है, तो मेघों का जो नाथ है वह, या तो मेघों का नाथ है जो वह, तो मेघों का नाथ कौन है, यहाँ मैंने सिर्फ वह लिखा है, ठीक है। तो मेघों का नाथ कौन है, इंद्र। इंद्र यानी कि नाम यानी कि संज्ञा हमारा हो गया। संज्ञा की ओर इशारा हमने किया कि जो मेघों का नाथ है वह, तो मेघों का नाथ कौन है, इंद्र। तो इंद्र जो है वो प्रधान भी हुआ और संज्ञा की ओर या तो इंद्र जो है वो संज्ञा भी हुई। तो मेघनाथ, मेघों का नाथ है जो वह। अब गजानन दूसरा उदाहरण है। गजानन, गज यानी कि आप सबको मालूम है कि ये शब्द बार बार आप में आते हैं, किसी शब्द में, वाक्य में, अव्यय परिवर्तन में, व्याकरण में, या तो कहीं भी गजानन शब्द आपने सुना होगा। गज यानी कि हाथी, गजानन यानी कि गजानन, गज यानी कि हाथी, आनन यानी कि मुख। गजानन यानी कि हाथी के समान जिसका मुख है वह, तो कौन है, किसका है हाथी के समान मुख। गज यानी कि हाथी, हाथी के आनन, मुख, मुख के समान जिसका आनन है वह, या तो गज हाथी के आनन के समान आनन है जिसका वह, तो किसका है, गजानन यानी कि गणपति। गणेश जी का मुख कैसा है, आनन के, किसके आनन के समान है, तो हाथी के, गज के आनन के या तो गज के मुख के समान उसका मुख है वह गणेश या तो गणपति। तो हाथी के समान आनन है जिसका वह गणपति, तो गणपति है वो प्रधानता है और गणपति क्या हुई, संज्ञा, ठीक है। अब तीसरा है अल्पमति। अल्प है मति जिसकी वह, अल्प यानी कि बहुत, कम, थोड़ा, ठीक है। तो कम है मति जिसकी वह, मति यानी कि बुद्धि, बुद्धि जिसकी कम है वह अल्पमति, तो अल्प है मति जिसकी वह। और चौथा है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह, संज्ञा भी सूचित होती है और अन्य पद प्रधान भी होता है। दोनों पद कैसे है, गौण है। तो लंबोदर, लंब यानी कि लंबा, उदर यानी कि पेट, जिसका पेट लंबा है वह कौन, गणेश, गणपति। आप सब गजानन और लंबोदर ये शब्द गणेश जी के नाम में आपने सुना होगा, ठीक है। तो लंबा है जिसका उदर वह लंबोदर यानी कि गणेश जी। अब हमें बात करनी है बच्चों अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास आपने देख लिए और अपनी नोटबुक में एक बार लिख लेना ताकि आपको टेस्ट आए, परीक्षा में भी पूछा जाए तो आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और इसके बाद हम और समास देखना है कि तो अब हमें देखना है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या है, तो द्वंद्व समास जो है इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसके पहले हमने जो समास देखा उसमें क्या था, अव्ययी भाव समास में कि दोनों पद है वो गौण होते हैं। इसमें कोई अन्य पद की ओर इशारा संकेत करता है वो ही प्रधान होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको जब ये द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, हमें इसकी भी जरूरत होती है और उसकी भी जरूरत होती है। या तो हम उदाहरण ले माता और पिता, भाई या बहन। तो माता और पिता दोनों की हमारे जीवन में या तो हमारे समाज में दोनों की समानता है या तो दोनों की जरूरत है। भाई और बहन, भाई या तो बहन दोनों ही समान है हमारे लिए। तो दोनों पद क्या हुए, प्रधान
हुए। तो इसमें द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, दोनों ही पद जो होते हैं वो समान यानी कि प्रधान होते हैं और इसमें प्रायः योजक चिन्ह लगता है। अब योजक चिन्ह यानी कि क्या होता है, तो आप 8वीं कक्षा में आप पढ़ गए कि योजक चिन्ह इसको यानी कि हम इसको इंग्लिश में अंग्रेजी में इसको हम डेस्क कहते हैं। तो प्रायः इसमें योजक चिन्ह लगता है और इस समास में द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या तो क्रिया विशेषण के रूप में भी कभी कभी होते हैं, तब ये द्वंद्व समास कहते हैं यानी कि उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। अब इसमें प्रायः योजक चिन्ह भी लगता है और दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान भी होते हैं। तो पहला उदाहरण है रात दिन, रात और दिन, रात जैसे है वैसे भी दिन है। जब रात पूरी हो जाती है तो दिन होता है, जब दिन अस्त हो जाता है तब रात हो जाती है। ठीक है, तो ये रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता दोनों ही समान है, दोनों ही प्रधान है। ठीक है, हार जीत, हार या जीत, कभी कभी हार होती है तो कभी कभी जीत हो जाती है, कभी कभी जीत होती है तो कभी कभी हार हो जाती है, तो हार या जीत। लेना देना, लेना तथा देना। अब इसमें इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार समास भी इसमें आ जाते हैं। वैकल्पिक समास में आर और लगा सकते हैं। ठीक है, तो समाहार समास में आप या और तथा लगा सकते हैं। ठीक है, और वैकल्पिक समास में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के आधार पर आप इसको पहचान सकते हैं। तो लेना देना, लेना तथा देना। सुख दुख, सुख या दुख, ये हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हुए। दोनों में क्या है, प्रायः योजक चिन्ह लगा, हाँ लगा है। रात दिन, माता पिता, हार जीत, लेना देना, सुख दुख। हार जीत यानी कि हार या जीत, लेना देना, लेना तथा देना, सुख दुख, सुख या दुख। रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। तो अब हमें देखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के आधार पर हमारा ये प्रायः योजक चिन्ह वाला द्वंद्व समास कब बनता है, कैसे बनता है। तो भाई बहन, इसमें हम योजक चिन्ह लगा लिए, माता पिता, सुख दुख, भाई बहन, रात दिन। ठीक है, लेना देना। अब इसमें भी प्रायः योजक चिन्ह तो लगता ही है और दोनों पद कैसे होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो इन दोनों के पद के बीच जो प्रायः योजक चिन्ह लगा जाता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के आधार पर भी हम द्वंद्व समास को कभी कभी ला सकते हैं या तो कभी कभी ऐसे समास पूछा जाते हैं। हाँ, सिर्फ इतना याद रखना है कि साइड में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण नहीं दिए जाएंगे, आपको उसमें से पहचानना होगा। कभी कभी शब्द और समास में ऐसे भी आते हैं जो तन, मन और धन तीनों की प्राप्ति होती है, तो फिर हम समास को, ठीक है, ये दो शब्द आए, भाई बहन, हम तुम, भला बुरा, ऊपर नीचे, ऐसे शब्द आते हैं तीन वाले कि तन, मन और धन। तो फिर इस समास को हम कैसे कर सकते हैं। हमारे सामने शब्द है भाई बहन, तो हमने लिया भाई और बहन, दोनों क्या है, दोनों ही प्रधान है, संज्ञा है, भाई भी संज्ञा है, बहन भी संज्ञा है। ठीक है, तो भाई और बहन, हम तुम, हम और तुम सर्वनाम, मैं, हम, तुम, यहाँ वहाँ, हम, ऊपर नीचे, आप, वहाँ, तुम्हारा, मेरा। ठीक है, ये सब है वो सर्वनाम के आधार पर भी द्वंद्व समास हम पहचान सकते हैं या तो हो सकती है द्वंद्व समास के आधार पर। तो
हम तुम, हम और तुम ये सर्वनाम के आधार पर हुई। भला बुरा, तो भला या बुरा उसकी क्या है, भला विशेषण है, बुरा उसका विशेषण है, तो विशेषण के आधार पर भी द्वंद्व समास हुए। और क्रिया विशेषण के आधार पर भी ऊपर नीचे, ऊपर या तो नीचे, ठीक है, ऊपर या नीचे क्रिया विशेषण के आधार पर भी। लेकिन कभी कभी ऐसे समास के बीच रात दिन, रात और दिन, संज्ञा भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, हम तुम, हम और तुम सर्वनाम के आधार पर, भला बुरा, भला या बुरा विशेषण के आधार पर, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे क्रिया विशेषण के आधार पर, हार जीत, हार या जीत दोनों पद कौन से हुए, प्रधान हुए, ठीक है। लेना देना, लेना तथा देना, सुख दुख, सुख यानी कि दुख। अब इसके आधार पर कभी कभी शब्द दो से अधिक शब्द, तीन या तो अधिक शब्द, दो से अधिक शब्द आते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण लिया तन मन धन, तन मन और धन, तो ऐसे कैसे द्वंद्व समास को हम पहचान सकते हैं। तो द्वंद्व समास को हम योजक चिन्ह इसमें नहीं आएगा क्योंकि दो से अधिक शब्द इधर आ गया है, इसलिए। तो तन मन और धन को हम विग्रह करके अलग कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हमने और शब्द लिए इधर, भाई और बहन, हम और तुम, माता और पिता, रात और दिन, ठीक है, वैसे भी तन और मन और धन ये हमारे द्वंद्व समास में आ गया। वाक्य एक और कि तन और मन और धन, तन मन धन का विग्रह करने पर द्वंद्व समास कैसे हुआ, तो कि तन और मन और धन, तन से भी काम कर सकते हैं, मन से भी काम कर सकते हैं और धन से भी काम हो सकता है। तो हमारा समास आज यहाँ पर बच्चों खत्म हुआ। एक बार अपनी नोटबुक में ये समास को और समास के प्रकार को, उसकी परिभाषा को लिख लेना ताकि टेस्ट में और परीक्षा में जब पूछा जाए तो आपको इसको याद करने में कोई दिलचस्पी ना हो और तुरंत याद आ जाए। तो समास और समास की परिभाषा, समास के प्रकार और उसके उदाहरण के साथ उसकी परिभाषा का अर्थ आपको एक बार लिखकर फिर बता देना है।